नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री आज जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। दोपहर 2 बजे सीएम धामी छिंज मैदान पहुंचेंगे। तो आयोजित जनसभा में प्रतिभाग सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भी पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो बता दें कि उत्तराखंड में लिए गए कड़े फैसलों और निर्णयों के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है और उसी के चलते केंद्र की तरफ से पुष्कर सिंह धामी से यह अपील की गई थी कि वो जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भी थोड़ा समय निकालें। और अब उसी कड़ी में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में नजर आएंगे। धुआंधार प्रचार प्रसार वो करने वाले हैं। विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ जुड़ गए। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक तरफ आज विधानसभा के पहले चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में हो रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार की बात करें तो तमाम दिग्गज भी जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लगातार प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी देखिए साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पहले चरण के जो वोटिंग इस वक्त हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर के जो अनंतनाग की सीट है वहाँ पे इस वक्त जो चुनाव हो जो वोटिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से जो बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता जम्मू कश्मीर का विजिट कर रहे हैं, क्योंकि आज पुष्कर सिंह धामी भी जम्मू आएंगे। वहाँ पे जो अवामी दरबार है उनसे खिताब करेंगे और चुनाव रैलियों में भी वो शिरकत करेंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से जो बीजेपी के पिछले कई दिनों से यहाँ पे जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह से खासकर उनका ज्यादातर जो फोकस है जम्मू खिते पे रहता है, क्योंकि जम्मू खिते में अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी का काफी मजबूत पॉलिटिकल कैडर माना जाता है, तो वहाँ पे जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेता भी आए, वजीर आजम हिंद भी आए, उसके बाद जो अमित शाह भी आए, राजनाथ सिंह भी आए, तो लगभग ये दूसरा दौरा है जो पुष्कर सिंह धामी है जो उत्तराखंड के सीएम है वो उसका जो दूसरा दौरा है। तो काफी ये अहम माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो ये बड़े बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर के इस जो यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो उससे पहले जिस तरह से जो बड़े बड़े चेहरे आते हैं तो काफी जमीनी सतह पर काफी इनका इफेक्ट रहता है, काफी इनके अट्रैक्शन यहाँ के लोगों के दरमियान होती है, तो लोग काफी इनसे माइल होते हैं और उनके हक में वोट डालने से पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से इस वक्त जो जम्मू खिते में जहाँ पे आखिरी फेज पे वहाँ पे जो इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले जिस तरह से जो चुनाव प्रचार किया जाता है बीजेपी की तरफ से बार बार वहाँ पे जो लोग हैं उनके दरमियान ताल्लुकात को बड़ा मजबूत बनाने की बार बार कोशिश की जाती है और अपना जो मैनिफेस्टो इलेक्शन मैनिफेस्टो उसको घर घर तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश भाजपा की क़यादत की तरफ से होती है। क्योंकि इसीलिए जो सबसे बड़ी जो अहम निगाह इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम है, यहाँ की जो इस वक्त जो चुनावी माहौल चल रहा है जम्मू कश्मीर के पूरे टोलो अर्ज से नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और जम्मू खिते में पूरी तरह से जिस तरह से जो चुनावी माहौल बना हुआ है, तो पूरी तरह से लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से वो अब यहाँ पे पूरी तरह से मन बनाया है लोगों ने कि वो चुनावी जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है इसमें हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातों की खासकर जिस तरह से जो भाजपा यहाँ पे लगातार स्टार कैंपेनर्स को भेज रहे हैं और उनको बार बार ये हिदायत दी जाती है कि जो जम्मू खिते के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, चाहे पीर पंचाल के हो, जम्मू के हो या फिर कश्मीर के हो, उनको उनको अपना पूरी तरह से जो अपनी जो पार्टी की जो पॉलिसी होती है उनके सामने वाज़ह करे और पूरी तरह से उनको पार्टी का मंशूर समझाए, ताकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भाजपा चाहती है कि भाजपा पूरी तरह से दावा कर रही है कि जो अगली यहाँ पे हुकूमत बनेगी भाजपा किसी न किसी हद तक उसका हिस्सेदार हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से जो स्टार कैंपेनर्स का आना अभी थमा नहीं, क्योंकि बार बार जिस तरह से जम्मू खिते को पूरी तरह से फोकस में रखा है भाजपा की तरफ से। ज्यादातर उनके जो कैंपेनर्स है वो ज्यादातर जम्मू का विजिट करते हैं, जम्मू का दौरा करते हैं, वहां के चुनाव रैलियों में भी शिरकत करते हैं और चुनाव प्रचार का घर घर तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, नगर निगम विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक आज होगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विधानसभा भवन देहरादून में यह बैठक होने वाली है। समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो नगर निगम विधेयक पर प्रवर समिति की यह पहली बैठक होगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो विधानसभा भवन देहरादून में यह बैठक होगी। समिति विधेयक के प्रावधानों पर समिति चर्चा करेगी।
नगर निगम विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक आज है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा भवन देहरादून में यह बैठक होगी। तो समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करेगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नगर निगम विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक आज है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा भवन देहरादून में बैठक होगी। तो समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नगर निगम प्रवर समिति की पहली बैठक आज होनी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए शायद जिस तरह से नगर निगम चुनाव की अगर बात करें, नगर निगम चुनाव को लेकर के प्रवर समिति का गठन किया गया था और जिसके तहत आज एक बैठक होनी है। ठीक 2:30 बजे विधानसभा कक्ष में 120 में बैठक आहूत की गई है, जिसमें मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उसके अध्यक्ष हैं समिति के। और इस समिति में आज पहली बैठक यहाँ पर होने जा रही है। नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर के जो गठित जो प्रवर समिति है, आज उसकी पहली बैठक होने जा रही है। और ये मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है और बैठक विधानसभा में की जानी है। और इसमें तमाम जो विधायक हैं, खासतौर पे अगर हम बात करें तो विनोद चमोली इसमें सदस्य के रूप में हैं, मुन्ना सिंह चौहान हैं, खजानदास हैं, ममता राकेश हैं, हरीश धामी हैं, मोहम्मद शहजाद हैं। तो तमाम लोगों की इस बैठक में शिरकत होनी है। इस पर चर्चा की जानी है कि किस तरह से जो नगर निगम है उनमें यहाँ पर विधेयक बनाए जाए, किस तरह से चुनाव होने हैं, क्या कुछ इसमें रखा जाए। तो इन तमाम चीजों पर आज चर्चा होनी है। जी हरीश, जैसे नगर निगम प्रवर समिति की पहली बैठक है, इसके बाद और भी बैठकें होंगी, तमाम तरीके की चर्चाएं यहाँ पर की जाएंगी। और जिस तरीके से प्रवर समिति की बैठक हो रही है, इससे कितना फ़ायदा आने वाले समय में नगर निगम को मिल सकता है? क्योंकि तमाम ऐसी नगर निगम की कार्यप्रणाली है जिसको लेकर मंथन करने की बात की जा रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुद बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा सकता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ पर जो बैठक हुई थी, इससे पहले विधानसभा सत्र जब हुआ था गैरसैंण के भरारी सैन में, उसमें सवाल उठाए गए थे जिसको लेकर के मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली ने जो सवाल उठाए थे उसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से प्रवर समिति का जो गठन किया गया, उसमें अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को बनाया गया और सभी जो अन्य जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको इसमें सदस्य बनाया गया। उसके बाद कई चीजें इसमें रखी गई हैं। आज इसमें चर्चा होनी है जरूर, क्योंकि जिस तरह से बैठक की जानी है तो उसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा होनी है और सभी चीजों पर आज चर्चा की जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल 2:30 बजे बैठक यहाँ पर दी गई है और सभी जो विधायक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो आपको बता दें 24 सितंबर के बाद मानसून विदा हो सकता है, लेकिन फिलहाल लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिल रहा है, जिससे कई मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और जल्द से जल्द आवागमन को सुचारू किया जा सके। तो लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ा दी है। राहत बचाव कार्य करने में भी खासा परेशानियों का सामना प्रशासन को भी करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त है। कई जगहों पर जल भराव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आवागमन खासा प्रभावित हुआ है। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है कि 24 सितंबर के बाद हो सकता है कि मानसून विदा ले ले। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील,
मौसम विभाग की तरफ से लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल की बात करें तो एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश ने आम जनमानस को भी खासा प्रभावित किया है। प्रशासन की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं क्योंकि राहत बचाव कार्य करने में भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 24 सितंबर के बाद मानसून विदा हो सकता है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। इस वक्त क्या स्थिति है, और क्योंकि अभी तो फिलहाल भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। साहिल देखिए, जिस तरीके से मानसून की बात करें तो हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 24 सितंबर तक जो है मानसून चल जा सकता है, लेकिन जिस तरीके के जो हालात बने हुए हैं उससे ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि 24 सितंबर तक मानसून चला जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से जो बारिश है वो लगातार हो रही है। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बारिश है, बारिश से भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां पर प्रशासन लगातार पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं जिससे कि जो सड़कें बारिश है उनको खोला जा सके और जो आवागमन है लोगों का वो लगातार होता रहे। इसी को देखकर देखा जाए तो जिस तरीके से जो बारिश है वो लगातार बीती रात से भी हो रही है। पहाड़ी इलाकों के बारे में बात करें तो मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है और जो नदी नाले हैं वो बड़े उफान पर देखे जा सकते हैं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है उसे देखते हुए देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड की जो स्थिति है वो बारिश में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि कहीं भी जो सूरज है, सूर्यदेव वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और लगातार जो बारिश का प्रकोप है वो देखा जा सकता है। लगातार जो सड़कें बाधित हुई है, प्रशासन उनको जो है खोलने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। लगातार वहां पर जो टीमें हैं वो गठित की गई है और जेसीबी आदि से मलबा हटाकर उन सड़कों को भी सुचारू रूप से चालू करने की लगातार जो है उस पर कार्य कर रहा है। हाल फिलहाल की हम बात करें तो फिलहाल मैं हैदराबाद जिले में इस वक्त मौजूद हूँ, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, हल्की बारिश है, लेकिन जिस तरीके से जो आसमान में काले बादल छाए हैं उससे साफ होता है कि अभी बारिश रुकने वाली नहीं है और जो मौसम विभाग कह रहा है कि 24 सितंबर तक मानसून जा सकता है वो आशंका अभी नहीं जता जा सकती। साहिल सुनील, वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है मैदानी इलाकों से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति में। हम लगातार देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है और कई बार वो बारिश इतना ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है जिसका अंदाज़ा लगाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कई जगहों पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से भूस्खलन की वजह से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मार्गों को खोलने के लिए जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें भी खासा अड़चन ये भारी बारिश पैदा कर रही है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें उत्तराखंड के तो वहां पर भी जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और आवागमन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। साहिल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो जो सड़कें बाधित हुई है, लगभग 300 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बाधित हुई है और उस बाधित सड़कों को देखा जाए तो लगातार जो प्रशासन को खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो बारिश की स्थिति है वो बारिश की स्थिति लगातार बरकरार बनी हुई है। हालांकि बारिश की बात करें तो जो मानसून है वो थोड़ा लेट इस बार बारिश शुरू हुई है, देरी से बारिश शुरू हुई है, तो हो सकता है कि अभी ये जो मानसून है वो थोड़ा देर से जाए, लेकिन जिस तरीके की जो बारिश के जो आसार है वो अभी रुकने वाले नहीं है और लगातार जो पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों की जो सड़कें हैं वो ज्यादा बाधित हुई है। इसमें अगर जिला मार्ग की बात करें या राष्ट्रीय मार्ग की बात करें तो वो भी बाधित हुए हैं इन बारिशों से और जिसको लेकर के जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग लगातार हिदायत देता रहता है, सावधानी बरतने के लिए कहता रहता है कि जब आप घर से निकले तो सावधानी के साथ निकले, सतर्कता के साथ निकले, जिससे कि आपको रास्ते में कोई दिक्कतें ना आए। लेकिन अगर रास्ते में इस तरीके की दिक्कतें आती है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी बनाए गए हैं कि टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उन दिक्कतों को आप प्रशासन तक पहुंचा सके। साहिल बिल्कुल सुनील, प्रशासन तो यहाँ पर एड़ी से चोटी तक का जोर लगाता हुआ नजर आ ही रहा है कि लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़े, लेकिन मौसम की मार जो है वो लगातार पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर कई जिलों के लिए जारी किया गया है। लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि वो कम से कम ही अपने घरों से बाहर निकलें, जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें और स्थितियों के सामान्य होने तक यही जो अपील है वो लगातार मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारी बारिश ने जिस तरीके से यात्राओं को भी प्रभावित किया है क्योंकि तीर्थ यात्राएं जारी हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा की बात करें तो हमने देखा कि वहां पर भी भूस्खलन हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, कई लोगों की जान भी चली गई थी। स्थितियां जो हैं वो वहां पर भी गंभीर बनी हुई हैं। बिल्कुल साहिल, देखा जाए जिसकी चारधाम यात्रा चल रही है उस यात्रा की हम बात करें जो केदारनाथ यात्रा है
उस पर लगातार जो है जब भी इस तरह की समस्या आती है तो मौसम विभाग और जो प्रशासनिक अधिकारी है वहां की जो एंट्री है वो बंद कर देते हैं, जिससे कि किसी को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उसको लेकर देखा जाए तो चारधाम यात्रा में भी जो बाध्यता आती है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रशासन है, जो उत्तराखंड के जो सरकार की बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है अपडेट लेते रहते हैं कि किस तरह से जो है चारधाम यात्रा को चलाया जा सके। जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे बैठक करते रहते हैं कि किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए। तो उसको लेकर के उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड का जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड में रहता है, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है उस वक्त जो है बहुत सारी समस्या आ जाती है, प्राकृतिक आपदा जैसे हालात बन जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल की बात करें तो जो 3 जिलों के लिए जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल, उसको लेकर के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन और अन्य जगह के हम बात करें उत्तराखंड में तो लगातार बारिश है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी है उसको लेकर के लोगों को सावधानी के साथ घर से निकलना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। साहिल, चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बारिश बढ़ने के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दून में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रशासन भी डेंगू पर रोकथाम लगाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है। बतौर एचएम निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि प्रशासन इस बार डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। हमने इसकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। हमारे वॉलंटियर्स और आशा ग्राम पंचायत की टीम और नगर निगम की टीम जगह जगह जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि लगभग 2100 बेड विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। साथ ही साथ प्लेटलेट्स की समुचित व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पर काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है। और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए विभिन्न अस्पतालों में। हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। उधर स्पेशल मॉनिटर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बालकृष्ण गोयल ने राजकीय संप्रेक्षण गृह और राजकीय विशेष गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि नाबालिग बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या मानव अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा हो। बच्चों को किसी भी प्रकार के हिंसा, शोषण या अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं रिपोर्ट्स, फर्स्ट एड, भोजन की गुणवत्ता, शिक्षा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी TR मलेठा, सुप्रिंटेंडेंट अजय दीक्षित भी उपस्थित रहे। तीन जिलों को मैं इस समय अवलोकन करने के लिए आया हूँ। आज पहले दिन हरिद्वार में मेरा बाल संप्रेषण गृह और बाल विशेष गृह में आना हुआ। बच्चों से बात हुई। तकरीबन जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं वो दुरुस्त पाई गई। और कल इसी क्रम में मैं आंगनवाड़ी और स्कूलों का निरीक्षण करूँगा और स्वास्थ्य सेवाओं का हरिद्वार में क्या स्थिति है उसको देखने की कोशिश करूँगा। मेरा 6 दिन का दौरा 22 तारीख को देहरादून। उधर रुड़की में विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर में शाबिर पाक का 756वां उर्स चल रहा है, जिसमें देश विदेश के कई ज़ायरीन ज़ियारत करने आते हैं। वहीं हर साल की तरह इस बार भी 81 पाकिस्तानी ज़ायरीनों का जत्था पिरान कलियर पहुंचा है। आपको बता दें कि पिछले साल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पाकिस्तानी ज़ायरीनों को गंगाजल, श्रीमद् गीता भगवत, रुद्राक्ष की माला भेंट की थी, लेकिन इस बार नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पिछले साल पाकिस्तानी ज़ायरीनों ने उनसे वादा किया था वो अपने मुल्क में जाकर गंगाजल, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत, रुद्राक्ष को वहाँ के मंदिरों में देंगे, उसका वीडियो साझा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने बताया कि कलियर के शहजादों की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़ायरीनों को गंगाजल, श्रीमद् गीता, रुद्राक्ष नहीं बल्कि कुरान और खजूर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी सिर्फ अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म की इज्जत ना करें, इसलिए ऐसे लोगों के लिए हमारे पास इज्जत नहीं है।
यादव ने प्रेस करके ये कहा है कि उनको श्रीमद् भगवत गीता और गंगा जली रुद्राक्ष नहीं देना चाहिए, उनको कुरान और खजूरें दो। इससे साफ लगता है कि ये दिक्कत है। अब ये पाकिस्तान की भाषा है, पाकिस्तानी प्रेम है या पाकिस्तानियों की भाषा है, ये समय बताएगा। लेकिन हमने तो इसलिए दिया था कि आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं, आपकी अकीदत का सम्मान हम करते हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। हमारी अकीदत का सम्मान भी आप करें। हमारे लोग जो पाकिस्तान में हिंदू समाज के लोग रहते हैं, आप उनके साथ जो धर्म के आधार पर ज्यादती करते हैं, उनका शोषण करते हैं। हमें लगा कि हम देवभूमि उत्तराखंड हैं, 150 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी है। हम कहीं ना कहीं धर्म नगरी हरिद्वार हैं, तो यहाँ से एक अच्छा संदेश जाए। और यहाँ से हमने कहा कि जब आपको हमने श्रीमद् भगवत गीता, गंगा जली और रुद्राक्ष गिफ्ट में दिया, तो हमने कहा आप वहाँ जाके हमारे हिंदू भाइयों को ये तोहफे के रूप में दीजिएगा, वहाँ के मंदिरों में दीजिएगा, वहाँ के पुरोहितों को दीजिएगा, जिससे एक आपसी संवाद बने और उन लोगों को भी लगे कि हम अकेले नहीं हैं, हिंदुस्तान से भी हमारे लिए प्यार और मोहब्बत के धर्म के तोहफे आते। भू धसाव आपदा के 18 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब आपदा पीड़ितों के सब्र का बांध टूट ही गया। मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के बैनर तले ज्योतिर्मठ के आपदा प्रभावितों ने मुख्य बाजार से तहसील परिसर तक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज किया। आपदा प्रभावितों का कहना है कि 18 महीने बाद भी जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्य नहीं हुए हैं। जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई न होने पर 27 सितंबर को चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। संगठन के मुख्य संरक्षक ऋषि प्रसाद सती ने कहा कि जनवरी 2023 में नगर में भू धसाव हुआ था। आपदा के 18 महीने बीतने के बाद भी नगर के सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं हुए हैं। संगठन की ओर से 15 मार्गों का ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा गया, जिसमें नगर के ट्रीटमेंट प्रभावितों के विस्थापन सहित अन्य मांगों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 27 सितंबर से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत 27 सितंबर को बाजार बंद रहेगा और नगर में चक्का जाम करने के साथ क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया जाएगा। आज विगत 2 साल होने को है जोशीमठ के जो भूस्खलन आपदा आई थी, लेकिन बार बार हम शासन प्रशासन दिल्ली तक भी हम लोग गए, मुख्यमंत्री को बार बार मिले, अधिकारियों से मिले, लेकिन जोशीमठ का जो ट्रीटमेंट होना था उसकी अभी कोई रूपरेखा नहीं बनी। कैसे जोशीमठ बसाया जाएगा, जैसा कि 14 जोनों में जोशीमठ को बांट दिया गया। कई बातें हुई, सीएम साहब भी बार बार यही कह रहे हैं कि जोशीमठ को बचाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से सब्र का बाढ़ अब जनता के बीच में टूट चुका है, मूल निवासी स्वाभिमान संगठन ने पुनः ये बागडोर अपने हाथ पे लिया और सारे जोशीमठ के लोगों का कभी कोई किसी की बात नहीं, जो जोशीमठ के हित की बात है उसको लेकर इस आंदोलन का कर रहे हैं। और आज सांकेतिक रूप में हम एक ज्ञापन दे रहे हैं और 27 तारीख को पूरे जोशीमठ के लोग इकट्ठा होकर के उस दिन चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस बारे में तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करने की आवश्यकता है और जनता को जिस प्रकार से सब्र का बाढ़ अब टूट चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।